बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज की खबर है जी, और आप तक यकीनन पहुंच गई होगी, और वो है जनाब जनरल फैज़ हमीद, आईएसआई के साबिक सरबराह, उनको सज़ा सुना दी गई है। और उनको सज़ा सुना दी गई है, और सज़ा में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, एक तो मैं कहूँगा कि सबको, तमाम दोस्तों को इस सज़ा का खैर मकदम करना चाहिए, एक फ़ैसले का। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और आज का जो फ़ैसला है वो एक शुरुआत इंशाअल्लाह होगी, और ज़रूर इसका खैर मकदम करें जनरल फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि ये एक रास्ता खुल गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता खुला है। और ख़ुद हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने खोला है कि अब आईएसआई के सरबराह 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, उनको भी फौज सजा सुनाएगी, और कोर्ट मार्शल उनका किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आईएसआई के सरबराह हैं जिनका फौजी अदालत में मुकदमा चला और कोर्ट मार्शल हुआ। और इमरान रियाज साहब से भी बात करते हैं, और बात करके उनसे बताते हैं जी। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त मैं लाइव हूँ, और लाइव यूट्यूब चैनल पे, तो आपसे भी राय ले लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है मामला जी। एज एक्सपेक्टेड मैं ये सोच रहा था कि आप लाइव होंगे। मैं एक्चुअली भी ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जी, जरूरी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर जी बताएं। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि मेरी मियां अली अशफाक साहब से इस बारे में बात हुई आज। राइट। इससे पहले उन्होंने कभी मेरे से इस बारे में बात नहीं की। वो प्रोफेशनल वकील है, आपको पता है कि अच्छा, ना वो हमारे काम में मुदाखलत करते हैं, ना हम उनके काम में मुदाखलत करते हैं। एक लम्हे के लिए मैं आपको बता दूं जरा। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं नाजरीन के लिए जो हमें सुन रहे हैं, कि मियां अली अशफाक साहब जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील थे इस मिलिट्री ट्रायल में। तो इस वक्त इमरान रियाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी बात हुई है मियां अली अशफाक साहब से। तो जी इमरान भाई। अच्छा, इससे पहले कभी मैंने पूछा भी नहीं, उसने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रोफेशन में बिल्कुल जीरो मुदाखलत रखते हैं, कभी कोई पूछते भी नहीं। तो आज मैंने उसे फोन किया सुबह, मैंने कहा देख, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल लॉयर को फोन कर रहा हूँ, और मैंने कोई सहाफती सवालात करने हैं। मैंने कहा जी आप पूछें जो आप पूछना चाहते हैं। तो मैंने उनसे काफी चीजें पूछी, और ज्यादा चीजें ऑन द रिकॉर्ड है। कुछ चीजें उन्होंने मुझे जो है वो नहीं बताई, और कुछ चीजें मैंने खुद से फिर कंफर्म की। नंबर एक तो ये है कि फैज हमीद की फैमिली को या वकील को किसी को भी नहीं बुलाया गया फैसला सुनाते वक्त। यानी जो एक रस्मी कार्रवाई होती है कि फैसला सुनाना है, कटहरे में लाके खड़ा करना है मुलजिम को जी, और वहां पे फैसला सुनाया जाएगा सबकी मौजूदगी में, राइट, कि आपको 14 साल सजा सुनाई जा रही है। वो कहते हैं जी ये तो नहीं हुआ। दूसरा मैंने पूछा जी कि आपका इरादा क्या है जी। उन्होंने कहा जी अब इसके अंदर 3 किस्म की अपीलें होती हैं जी। एक अपील है आर्मी चीफ के पास, एक अपील है हाई कोर्ट के पास, और एक अपील है सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। और इनकी फैमिली का पहले दिन से ये फैसला है कि ये तमाम अपीलें अवेल करेंगे। सही। तो इसका मतलब है कि ये अभी केस आगे बढ़ाएंगे। तीसरा मैंने ये पूछा कि जी मेरी दिलचस्पी सिर्फ सियासत में मुदाखलत पे है, मेन चीज ये जी। मुझे आप ये बताएं कि इस पूरे ट्रायल में किसी जगह पे सियासत में मुदाखलत का मामला डिस्कस हुआ जी। उन्होंने कहा जी इल्जाम के तौर पे ये गोल मोल बात सामने आई कि आपने सियासत में मुदाखलत की जी। तो इस पे फैज हमीद साहब ने पूरी एक लिस्ट फराहम की जी, सियासतदानों की, सहाफियों की, और बहुत सारे और पर्दानशीनों की जी। नाम अभी हम नहीं लेते साबिर भाई, राइट, इनको हम रोक लेते हैं। लेकिन उन्होंने पूरी एक लिस्ट फराहम की। सिर्फ मैं आपको इतना बताता हूँ कि पाकिस्तान की शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जी जिसके मेन और बड़े बंदे इस लिस्ट के अंदर शामिल ना हो, राइट। तमाम के नाम फैज हमीद ने लिख कर दिए। हालांकि पार्टियों के सरबराहान के नाम भी लिख कर दिए कि बुलाओ इन्हें और बुलाकर पूछो कि मैंने किसके साथ मिलकर कहां पे कौन सी सियासत में कितनी मुदाखलत की, बुलाओ इन सारों को, और कौन कौन इसका बेनिफिशियरी है, और किस किस को क्या मिला, और किसने क्या किया। तो उसमें फौरी तौर पे जो मेरी असेसमेंट है, क्योंकि अली ने ये बात नहीं की जी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी फिर कितने बंदे आए? उन्होंने कहा जी एक बंदे को भी कॉल नहीं किया गया। सही। सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे
कोई एविडेंस इकट्ठा करना था, तो एक बंदे की भी गवाही नहीं ली गई, एक बंदे को भी दोनों तरफ से, ना तो इल्जाम लगाने वालों की जानिब से कोई बंदा पेश हुआ जी, और ना ही जिसके ऊपर इल्जाम लगा डिफेंस के तौर पे इन्होंने पूरी अपनी एक लिस्ट दी और उस लिस्ट में भी एक बंदा भी नहीं बुलवाया गया, किसी को समन ही नहीं किया गया। राइट। तो ये जो सियासत में मामला का मुदाखलत वाला है ना, जिसपे हम सारे खुश हो रहे हैं जी, कि एक जर्नैल फंस गया बाकी भी फंसेंगे, नहीं पक्की बात है ना, जनरल बाजवा भी लटकेगा, फिर जनरल नदीम अंजुम भी फंसेगा, जी हाँ, फिर ये जो अभी आसिम मलिक है और ये जनरल आसिम मुनीर है, जी हाँ, और इसके अलावा जनरल बाबर इफ्तिखार है, जी हाँ, और इसके बाद जो है वो जनरल अहमद शरीफ है। जी हाँ, इन लोगों से ज्यादा तो किसी ने सियासत नहीं की। बिल्कुल। तो हम तो खुश हो रहे हैं इस बात पे कि अब सारे जर्नैल फंसेंगे। मैं भी यही कह रहा हूं कि हम इस फैसले को खैर मकदम कर रहे हैं। नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं, हाँ। लेकिन साबिर भाई हमारी खुशी खत्म होने वाली है ना। जी जी, वजह यह है कि ये सिर्फ इन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी और कौम को बेवकूफ बनाया। ये आसिम मुनीर साहब ने अपना गुस्सा निकाला एक जर्नैल से, इनकी जाती लड़ाई है। इसको सियासत में मुदाखलत पे निशाने इबरत बनाना चाहिए था जनरल फैज को, जो इन्होंने नहीं किया। किसी एक गवाह को नहीं बुलाया जी, किसी एक सबूत को सामने नहीं रखा, बल्कि जो पूरी लिस्ट दी गई कि हाँ बिल्कुल सियासत में जो मुदाखलत हुई उस पर बात करते हैं, फलाने 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 बंदे बुला लें। कोई बंदा भी नहीं बुलाया गया। पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहान को भी कहा गया कि बुला ले, कोई एक बंदा भी नहीं बुलाया गया। एक तो ये बात आप कंफर्म कर लें कि सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को सजा नहीं हो रही, क्योंकि इससे वो रास्ता खुलेगा कि जिसके बाद बाकी जर्नैलों की गर्दनें भी लटक जाएंगी। एक और बात, जी हाँ, एक पहलू हो गया ना सियासत में मुदाखलत की सजा। जी, तो सियासत में मुदाखलत का सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल किया गया हाँ जी, व्हाट्सएप के मैसेज में। सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को कोई सजा नहीं दी गई। अगर दी जाती तो कोई उसके कंक्रीट एविडेंस या कोई चीज लगाई जाती। ये सारा मौका जाया किया गया जानबूझकर। इनके पास बड़ा मौका था कि फैज हमीद को ये सियासत में मुदाखलत पे लटकाते, लेकिन उसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के, बहुत सारे मौजूदा हुक्मरानों के और बहुत सारे जर्नैलों के कपड़े उतर जाते, इसलिए इन्होंने फैज हमीद को उसमें बचा लिया। अब आज 9 मई, हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि 9 मई में इमरान खान को फंसा दिया जाएगा फैज हमीद के साथ नत्थी करके, लेकिन 9 मई का फैज हमीद के साथ कोई ताल्लुक बनाया ही नहीं गया। मेरी इतला के मुताबिक, मैंने क्योंकि अली से स्पेसिफिकली इसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा बाद में, ये पहलू रह गया, लेकिन अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें फैज हमीद को 9 मई में फिक्स नहीं किया गया। अगर उसको 9 मई में फिक्स करेंगे तो इमरान खान को उसके साथ फिक्स करेंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरी जो चीज एक जोड़ी जाती है, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। हाँ जी, जिस वक्त फैज हमीद डीजी ISI था तो वो 4, 5, 6, 7 दर्जे नीचे काम कर रहा था इमरान खान के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। पाकिस्तान के हर सीक्रेट का सबसे बड़ा कस्टोडियन इमरान खान था। अच्छा सर, एक मिनट इमरान भाई, एक मिनट। जब जनरल फैज हमीद DGC था उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं था। नहीं, तब नहीं था। हाँ, उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे। नहीं, लेकिन जब इमरान खान वजीर आजम बना, हाँ जी, तब जनरल फैज हमीद जो है वो बन गया DG ISI बन गया। यस, लेकिन DG ISI ने अगर कोई चीज वो तो टैक्स की खिलाफ वर्जी की है तो वो उसने अपने तौर पे की है। नहीं सर, नहीं, एक मिनट सुने। हाँ जी, हाँ जी, वो इमरान खान को कोई चीज बताता है, DG ISI वजीर आजम को अगर कोई चीज बताता है जी, तो इसमें सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वजीर आजम उसका सीनियर है। हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव है जी, वो जो ताकत है वो सारी वजीर आजम के पास है। जी हाँ। तो एक तो ये वाला बयानिया भी उड़ गया, और सीक्रेट एक्ट का जो वाहिद केस इमरान खान पे होना था वो साइफर वाला होना था, और वो केस रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है, निकाल के उसको चाट लें। हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी इन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है जी, बिल्कुल। फैज हमीद को इन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबल रखा है मेरी इतला के मुताबिक, और ये मुझे उनका वकील तो कभी नहीं बताएगा। वकील तो हमेशा अपने, जो अली तो मुझे यही कहेगा ना जी बड़ी तकलीफ दी है, बड़ा ये किया वो किया, क्योंकि उसका तो वो क्लाइंट है। लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से साफर पे जो चेक किया है, इसको उन्होंने बड़ी मैस की सहूलत दी हुई थी। नहीं, वो तो के खाने आ रहे थे। हाँ, वो तो इसको AC भी था, हीटर भी था, कंबल भी था, बेड भी था, TV भी था, किताबें थी, अखबार थे, फैमिली भी थी, देखें दोस्त भी थे। फैज हमीद को हर वो एक्सेस मिली है जो नवाज शरीफ को और जरदारी को दौरान जेल मिली है। फैज हमीद को हर सहूलत मिली है जो किसी वजीर आजम को दौरान जेल मिलती है। इमरान खान में और फैज हमीद में ये बहुत बड़ा फर्क रखा गया है, और जनरल आसिम मुनीर ने एक और काम किया है जी, जिसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है सबने। हाँ जी, आसिम मुनीर ने फैज हमीद को सजा सुनाने से पहले इस्तिस्ना लिया है।
بالکل صحیح ہے. یہ بات آپ سارے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جو کٹا وہ کھولنے جا رہے ہیں نا، یہ کٹا باندھا نہیں جائے گا. اور دوسرا یہ جو دھوکہ دیا گیا نا کہ کٹا انہوں نے پورا کھول دیا ہے، انہوں نے نہیں پورا کھولا. انہوں نے سیاست میں مداخلت کے معاملے پہ فیض حمید کو پراپر طریقے سے چارج شیٹ کیا ہی نہیں. رائٹ. پراپر طریقے سے چارج شیٹ ہی نہیں کیا. دیکھیں ایک کیس ہوتا ہے نا، یہ عدالت میں اگر آ گیا، فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جائے. سر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی. عاصم منیر صاحب کبھی نہیں چاہیں گے. اس کا ریزن ہے، عاصم منیر صاحب اس لیے نہیں چاہیں گے کہ اس کیس کا جو پولیٹیکل پہلو ہے نا، وہ جو لسٹ دی ہوئی ہے فیض حمید نے، وہ پھر عدالت میں دے گا، کہے گا بلاؤ اس ہاروں کو، ثابت کرو کہ میں نے سیاست کی ہے. اور کس کے ساتھ مل کر کی ہے اور کس نے کی ہے. خواجہ آصف کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ جنرل باجوہ سے زیادہ سیاست پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی سیاست نہیں کی. حالانکہ خواجہ آصف بڑا گھٹیا لیول کے سیاست دان ہے، ہاں جی، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی ساری زندگی میں انہوں نے اتنی سیاست نہیں کی جتنی جنرل باجوہ نے ایک سال میں کر دی. اور جس ایک سال میں جنرل باجوہ نے وہ سیاست کی، اس ایک سال میں پی ڈی ایم کی سرکار تھی اور فیض حمید آئی ایس آئی کا حصہ نہیں تھا اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. تو جنرل باجوہ کی گردن بھی بچائی گئی، ہاں جی، جنرل ندیم انجم کی گردن بھی بچائی گئی. جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استثنا بھی لے لیا، جبکہ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں ان کو بھی سیو کیا گیا. تو سارے جرنیلوں کو بچا کے سارے ان شریف خاندان پہ جنرل فیض کے جتنے سیاسی احسانات ہیں نا، ان کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو صفحہ ختم ہو جائے گا. سر کوٹ لکھپت میں ساری ملاقاتیں انہوں نے کی تھیں. سر انہوں نے کی اور کروائی بھی. اور اس کے علاوہ ان کو جو باہر کے ٹکٹ لا کر دیے، انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ پاکستان سے، تمہارے اوپر کل گرفتاری ہو جائے گی. کسی کو بتاتے تھے کل ہے، کسی کو بتاتے تھے پرسوں گرفتاری ہے، یہ تمہارا ٹکٹ ہے، یہ تمہارا سسٹم ہے، نکلو پاکستان سے. تو سب کو فرار بھی فیض حمید نے کروایا تھا. انہوں نے اپنے سارے بندے بچا لیے اور قوم کو چونا لگا دیا کہ جناب ہم جرنیلوں کا احتساب کرنے جا رہے ہیں. کوئی انہوں نے احتساب نہیں کیا، انہوں نے فراڈ کیا ہے. فیض حمید کل بھی کمفرٹیبل تھا، آج بھی کمفرٹیبل ہے. سیاسی مداخلت کے اوپر جو جرنیل کو سزا ہوگی، یہ جو ہم نے خواب دیکھا تھا وہ نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو جب ججمنٹ سامنے آئے گی تو اس کے بعد مزید کچھ چیزیں کھلیں گی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے چیف کو سزا سنائی ہے. اب جو فیض حمید، میرے علم کے مطابق فیض حمید صاحب نے اپنا جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا تھا ایک چین آف کمانڈ کے تحت کر رہا تھا، جو مجھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا اور جو اس وقت کے آرمی چیف نے حکم دیا، یعنی کہ جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار صاحب، ان کے مطابق میں نے آگے ایکٹ کیا. اور جو کچھ میں کرتا تھا، جو مجھے ٹاسک دیا جاتا تھا، وہ اس کو اکارڈنگلی میں کرتا تھا، کیونکہ فوج میں حکم کا مطلب ہے حکم. تو لہٰذا انہوں نے اس میں میں ایک چیز آپ کو عرض کروں. دیکھیں اس میں کیونکہ مجھے ابھی تھوڑا سا میں نے ٹریول کر رہا ہوں، میں یہاں رکوں گا، میں صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا. دیکھیں اس میں صابر بھائی ایک چیز کنفرم ہے، ہاں جی، کہ انہوں نے صرف اپنی دشمنی نکالنے کے چکر میں یہ گند مارا ہے. فیض حمید کو انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے. رائٹ ہے. فیض حمید کے خلاف دیکھیں، میں جو اس کے کرپشن کے معاملات ہیں اس میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے جو اختیارات کے ناجائز استعمال کے معاملات ہیں، میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ابھی بگ بردر نام کا کوئی بندہ ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا تھا. اختیارات میں تو یہ روزانہ ہی ناجائز استعمال کرتے ہیں، نیچے سے اوپر تک آوے کا آوے بگڑا ہوا. کرپشن یہ سارے لوگ کرتے ہیں پاکستان میں، کرپشن کوئی نئی بات نہیں. میری دلچسپی تھی کہ ایک جرنیل کو سیاست میں مداخلت پہ سزا ہونے جا رہی ہے، اور مایوسی مجھے اس بات پہ ہوئی ہے کہ وہ سارا موقع انہوں نے ضائع کر دیا کہ جرنیل کو سیاست میں مداخلت پہ سزا نہیں دی، بلکہ اس کے لیے ایسا کیس بنایا جس کے اندر وہ بڑے آرام سے اس کی گردن بچ جائے. سر یہ ایک بات ہے، میں جو اس کو، آپ کی بات صحیح ہے، جو اس کا پازیٹیو ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جنرل عاصم منیر صاحب کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ آئی ایس آئی کے سربراہ کو سزا سنا رہے ہیں. اس سے ہمارے جتنے بھی اینیمیز ہیں ان کو بہت موقع ملے گا، آپ یہ حرکت نہ کریں. لیکن وہ نہیں مانے. اس کے پیچھے جو اصل ہم مدعے کی طرف آتے ہیں وہ ہے ایک لندن ایگریمنٹ ہے، پھر مری ایگریمنٹ ہے، پھر جنیوا ہے.
फिर पहली अपॉइंटमेंट है, फिर एक्सटेंशन सर है। देखें, शरीफ खानदान की एक बात याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये है कि शरीफ खानदान की ख्वाहिश है कि फैज को लटका दो, तो मुझे नहीं लगता सर नहीं, उन्होंने बड़े एहसानात किए हैं। हाँ, इनका अपना भी है ना। असल मसला ये है, ये असल मसला तो आसिम मुनीर साहब का अपना एक वो ये ना ISI के, जी ISI के ओहदे से क्यों हटाया? बिल्कुल, फैज हमीद ने आना था। हाँ जी, तो मामला ये है कि फैज हमीद ने आना था, वैसे भी इनकी शिकायतें बहुत आ रही थी। हाँ जी, मामला ये है कि आसिम मुनीर साहब, इनका जो है ना, ये इमरान खान के मामले में भी जाती इंतकाम है, जी हाँ, और फैज हमीद के मामले में भी जाती इंतकाम है। सियासी जमातें जो है ना, वो इस लेवल तक इतना आगे नहीं जाती। सर सियासत में मुदाखलत पे सलाह देनी थी, तो फिर ये चाहिए था ना कि सियासतदान जाकर गवाहियां देते। हाँ जी, लिस्टें सामने आई थी कि भाई ये बंदों से ये बात हुई, और चेन ऑफ कमांड में ये अहकामात थे, इस बंदे ने मुझे ये कहा, तो फिर सारों को लटकाते। ये भाईजान सिर्फ इन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी है और अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है कि जनाब हम एहतसाब कर रहे हैं। ये जाती रिवेंज था, एहतसाब कोई नहीं किया। कौम इससे कोई ऐसी उम्मीद ना लगा ले कि फौज भी अपने अंदर एहतसाब करती है। वो एहतसाब करने से पहले जो अपना वो उन्होंने लिया, आसिम मुनीर साहब ने अपना एक इस्तिस्ना, हाँ जी, वहीं से आपको नीयत का पता चल जाता है कि इनका एहतसाब करने का कितना इरादा है। बिल्कुल ठीक है, आप अपना सफर जारी रखें। थैंक यू। तो कल जल्द मुलाकात होती है। तो जनाब, ये इमरान रियाज भाई हमारे साथ आ गए, क्योंकि उनकी मुलाकात टेलीफोन पे बात हुई मियाँ अली अशफाक साहब से, और मियाँ अली अशफाक जो हैं वो थे वकील थे जनरल फैज हमीद के। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी। अब इसमें एक ही बात निकलती है, और इमरान खान साहब, इमरान रियाज भाई की गुफ्तगू आपने सुन ली, तो उसमें मैं ये एडिशन ज़रूर करूँगा कि एक रास्ता खुल गया है। DGISI का कोर्ट मार्शल करके इन्होंने 3 स्टार जर्नल का कोर्ट मार्शल कर दिया। और ये जो इस्तिस्ना की बात है, जब वक्त तब्दील होता है तो फिर इस्तिस्ना सारे उड़ जाते हैं, फिर कोई इस्तिस्ना नहीं रहता। और ये सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं, जो इल्ज़ामात जनरल फैज हमीद पे जो लगाए जा रहे हैं, ये मैं आपको कुछ सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। फिर हम इस चैप्टर को यहीं करेंगे क्लोज। और ये है जनाब फैसल वाडा का रद्द अमल। सेनेटर फैसल वाडा ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि 9 मई केसेस बाकी हैं, और जिस सियासी पार्टी ने किया इसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरी बात भी ठीक साबित हुई कि फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई जाएगी, फांसी की सजा नहीं हुई। और 9 मई केसेस का फैसला आना बाकी है, जिसमें उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, मीडिया पर कब्जे की कोशिश की। और इस फैसले से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान से बड़ा किसी का भी बाप नहीं है। अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई है। तो ये जो कुछ इसमें बताया गया है, वो सारे का सारा, तो ये जनाब इसमें ये सारे इल्ज़ामात, मैं फिर कहूँगा, ये सारे इल्ज़ामात इन्हीं पे आते हैं जो मौजूदा लोग हैं, और जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, ये उस पे आते हैं। और ये कहते हैं कि मैंने पहले बता दिया था 14 साल सज़ा है, फांसी नहीं है। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, और क्योंकि जितनी सज़ा इनको सुनाई जाएगी, आने वाले जितने भी इस ट्रायल में आएंगे इस कानून के तहत, क्योंकि एक होती है अदालती नज़ीर, सुप्रीम कोर्ट अदालती नज़ीरें सेट करती है, और फिर उस अदालती फैसले देती है, उसको अदालती नज़ीर कहते हैं। और उस अदालती नज़ीर के बुनियाद पे फिर मुस्तकबिल में फैसले होते हैं। तो ये जो फौजी अदालत से कोर्ट मार्शल हुआ ISI के सरबराह का, ये एक अदालती नज़ीर है, फौजी नज़ीर है। एक मिसाल कायम की गई है, एक विंडो खोल दिया गया है। तो आने वाले दिनों में इस विंडो में, इस गड्ढे में फैज हमीद साहब के बाद वाले भी इसमें आएंगे, और हम नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि वो सारे काम, वो सारे इल्ज़ामात जो जनरल फैज हमीद साहब पे लगाए गए बतौर DGC और बतौर DGISI
تو हुक्म कौन देता है? हुक्म देता है आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ के मातहत होते हैं ये सारे। इसीलिए इमरान रियाज साहब ने जो सही बात की है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने तो इस्तिस्ना ले लिया इस फैसले से पहले कि मुझे तो सारी उम्र कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन जब जी पूछने वाले आते हैं ना, तो फिर कुदरत जब पूछती है, तो कुदरत जब सारे का सारा पलटा खाता है वक्त, तो फिर कोई बचता नहीं है। फिर ये ज़हन से निकाल दें कि जनाब बच जाएंगे, ये बचना किसी ने नहीं है। और मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि हालात व वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरफ ले जाए जा रहे हैं, वो उसमें ये बचना बहुत मुश्किल है कि मुस्तक़बिल करीब में हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो ट्रायल से बच सकेंगे। ये क्योंकि पिछले 3 सालों में ये सही बता रहे थे जनरल बाबर इफ्तिखार सियासत में मुलव्वस, मौजूदा DGI-SPR सियासत में मुलव्वस, और गैर सियासी सरगर्मियाँ, गैर निसाबी सरगर्मियाँ और प्रोफेशन से हट के सरगर्मियाँ, वो सारे के सारे जो इन पे लगाए जा रहे थे इल्ज़ामात, वो सारे के सारे इन पे फिट आते हैं। और उस वक्त के DGI-SPR मौजूदा, हाँ, जनरल आसिफ गफूर साहब को भी बुलाया था जनरल फैज़ साहब ने, उनको भी नहीं बुलाया गया। जनरल नवीद मुख्तार साहब को बुलाया था, वो भी नहीं, उनको भी नहीं कॉल किया गया। ये सारे के सारे मामलात हैं। तो बुनियादी बात इतनी है कि तयशुदा एक मामला है, और फिर सबसे बढ़कर ये कि DGI-SI के ओहदे से जनरल आसिम मुनीर साहब को जिसने हटाया, जिसने ना बचाया, जिसने मदद ना की, उन सबको उन्होंने इंतकाम का, वो सारे तीनों के तीनों जो हैं वो इस वक्त इंतकाम का शिकार हैं। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और फैज़ हमीद और जुल्फ़ी बुखारी साहब बता चुके हैं। बुशरा बीबी को कॉल की गई, राब्ता करने की कोशिश की गई, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये आपका जनरल बाजवा है, और जनरल बाजवा ने कहा कि ये मेरा इख्तियार है, और नदीम अंजम को लाना है, फैज़ हमीद को लाना है। उधर आपकी ज़ल्म खलीलदाद से आपकी तलख़ कलामी हुई थी, वो भी एक एलिमेंट मौजूद है। तो ये सारे का सारा चीज़ें जो हैं जी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिल वक्त इतना ही, क्योंकि 44 मिनट हुए हैं। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।